तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? पनामा केस के फैसले से पहले वजीर दाखिला चौधरी निसार ने अपना फैसला सुना दिया। डिसीजन हुकूमत के हक में आए या खिलाफ, चौधरी निसार हुकूमत के साथ नहीं रहेंगे। पनामा केस का फैसला कल आएगा या आगे बढ़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट ने नई बहस छेड़ दी। पनामा बेंच के 2 जजेस अगले 2 हफ्ते दस्तयाब नहीं होंगे। पेशावर में 100 साल पुरानी 400 से जायद इमारतों को खतरा करार दे दिया गया। कौमी विरसा है, हुकूमत जान ना छुड़ाए, तहवील में लेकर इन्हें महफूज बनाए। और इंसानी हुकूक के चैंपियन अमेरिका में ख्वाजा सराओं के बुनियादी हुकूक सल्ब कर लिए गए। ख्वाजा सराओं की फौज में भर्ती पर फिर पाबंदी लगा दी गई। किसी भी शोबे में खिदमात अंजाम नहीं दे सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया आशर। तज़हीक सही, दोस्ती का जबर बर्दाश्त किया, नाराज होते हुए भी नाराजगी नहीं मानी और बिलाखिर वजीर दाखिला चौधरी निसार ने पनामा के फैसले से पहले ही अपना फैसला सुना दिया है। अब अदालत जो भी फैसला सुनाए, चौधरी निसार ना वजीर दाखिला रहेंगे और ना ही MNA। वो पनामा फैसले के साथ ही मुस्ताफी हो जाएंगे। कई तवील मुलाकातें हुई, उन्हें मनाने की कोशिशें की गईं, बेशुमार शिकायत का भी जिक्र किया गया और तफसीली गुफ्तगू की आज वजीर दाखिला ने अपना दिल खोल कर रख दिया। बज़ाहिर किसी भी किस्म की नाराज़गी की तरदीद करते रहे, लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नाराज़गी का ही इजहार किया। उन्होंने मियां नवाज शरीफ को कई बार मुखातिब किया, अपनी शिकायत बताई, सवाल भी उठाए और मुखालफिन को जवाब भी दिए। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ हिस्से पहले आप सुनिए, फिर इस पर बात करते हैं। जिस दिन इंशाल्लाह फैसला होगा, अल्लाह ताला करे कि वो मियां नवाज शरीफ के हक में हो, मैं उसी दिन दोनों सीटों से और फिर इलेक्शन ही लड़ूंगा। इस पार्टी को एक एक ईंट रख के हमने कायम दायम किया अल्लाह ताला के करम से। सबसे बड़ा किरदार कोई शक शुबे से बालातर मियां नवाज शरीफ का था, मगर चंद और दोस्त भी थे और मुझे इस बात पे अगर फख्र नहीं तो इत्मीनान है कि मैं उनमें से आगे वाले अगली सफों में खड़ा होने वाला था। मैंने उस दिन काबीना में भी कहा और आज आपके सामने भी कहता हूं। आज जब मैं दाएं बाएं देखता हूं तो सन 1985 में जो सीनियर तरीन पार्टी हायरार्की के लोग मियां नवाज शरीफ के साथ थे और जिनने ये पार्टी कायम दायम करने में मियां नवाज शरीफ की मदद की, उसमें मेरे अलावा कोई नहीं है। आप जानते हैं कि मैं हमेशा आपके सामने आके जो मेरे व्यू है, मैंने आपको बैड न्यूज दी है। आई हैव प्लेड द डेविल्स एडवोकेट टू यू। ये मैं कोट अनकोट कर रहा हूं। अब मियां नवाज शरीफ माइंड करें ना करें, ये मुझे सामने करने की पढ़ रही हैं। चौधरी निसार की ये गुफ्तगू बहुत ही सख्त गुफ्तगू थी, जिसमें वो मुसलसल वज़ीर आज़म को मुखातिब कर रहे थे। साफ ये लग रहा था कि मियां साहब और उनके बीच राब्ते का फौतान है, मुलाकात नहीं हो पा रही है, या तो इसके अलावा उन्होंने सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की जानिब भी इशारा किया और कुछ वज़रा की फुर्तियाँ भी बताईं। ये सारे इख्तिलाफात और चौधरी निसार की आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस कदर इम्पॉर्टेंट है, खासतौर पर पनामा के फैसले के आने से पहले उनका ये फैसला, इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर साहब, बहुत नाराज़ थे चौधरी निसार, आज किसी तौर पर मानने को तैयार नहीं थे कि वो नाराज़ हैं, लेकिन एक बात तो वाज़ेह हो गई कि उन्होंने अपने रास्ते अलग किए हैं। ना वो वज़ीर दाखिला रहेंगे और ना ही MNA रहेंगे। चौधरी निसार का आज का ये फैसला PMLN के लिए कैसा है और आपको इसमें मालूम हो सका, पता चल सका कि उनकी नाराज़गी की बुनियादी वजह क्या थी? वो एक बहुत गहरी सोच है जो उनकी नाराज़गी की, जो बज़ाहिर हमें नाराज़गी नज़र आती है। देखिए ना जी, ये जो आज उन्होंने फ़ैसला सुनाया है और जिस अंदाज में सुनाया है, उसमें ज़ाहिर है उनकी ख्वाहिश भी शायद ये होगी और उनकी कोशिश भी थी कि उनकी नाराज़गी ज़्यादा नज़र आए, जिसकी वजह से उन्होंने ये भी कहा कि आज मेरी सोच बड़ी मनफी है। लेकिन ये फ़ैसला नाराज़गी में किया गया फ़ैसला नहीं है, ये इंतहाई सोच समझ के किया गया फ़ैसला है। मैं कोई 30-32 बरस से चौधरी निसार का करियर फ़ॉलो कर रहा हूँ। मैंने हमेशा उनको एक बहुत ही
ज़हीन सियासतदान समझा है, लेकिन आज उनकी ज़हानत ने मुझे भी थोड़ा सा हैरान कर दिया है। और वो मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक बात उन्होंने की है अपने इस फैसले में, उन्होंने कहा है कि ना तो वो कोई ऐसा काम करेंगे जिससे लीडरशिप की पोजीशन अंडरमाइन हो और ना ही वो अपने लिए स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। जबकि नाजिया ऐसा कहने के बावजूद उन्होंने ये दोनों काम कर लिए हैं। आज उन्होंने नवाज शरीफ की पोजीशन को बड़ी सीरियसली अंडरमाइन किया है, मुस्लिम लीग के अंदर, हुकूमती सतह के अंदर नहीं लेकिन सियासी सतह के ऊपर अपनी पार्टी के अंदर उन्होंने नवाज शरीफ साहब की जो पोजीशन है वहाँ पर उसको उन्होंने बहुत सीरियसली अंडरमाइन किया है। और उसके साथ ही साथ इससे पहले कि मैं आऊँ कि उन्होंने अपने लिए स्पेस कैसे क्रिएट किया, मैं अंडरमाइनिंग उन्होंने किस तरह की है उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा बोलना चाहूँगा। वो इस तरह से कि जो उन्होंने नवाज शरीफ साहब के कल्चर, पर्सनल कल्चर को जिस तरह से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उछाला है कि वो बिल्कुल ही एक खुशामदी कल्चर बन गया है। उन्होंने उनका कहना था कि ये मुस्लिम लीग का ये कल्चर नहीं था। और एक ख़ास जो उन्होंने जुमला बोला, उन्होंने कहा जी आपको तो लोग शरीफ आदमी समझते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि आप बहुत शरीफ आदमी हैं, लेकिन ये कहने से दरअसल उनका मतलब ये था कि वो शराफत जो है अब वो खुशामद पसंदी की नज़र हो रही है। और इसकी बहुत सारी मिसालें भी उन्होंने दी, बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स थी जिसका उन्होंने तस्करा भी किया। अब यहाँ पर जहाँ उन्होंने इस मीटिंग्स का तस्करा किया और जहाँ उन लोगों को का तस्करा किया जो कि उनकी खुशामद कर रहे हैं, पोजीशन की जो अंडरमाइनिंग है वो उसकी जानिब ही एक इशारा था कि ये वो लोग हैं जो कि मुस्लिम लीग नवाज की एक नई क़यादत समझे जाते हैं और जिनके बारे में बहुत सारी क़यास आराइयाँ हैं कि ये वो लोग हैं जो कि मरियम नवाज के बहुत करीब हैं। तो उन लोगों की तरफ इशारा करके अपनी पुरानी 32 साल रफ़ाकत का जिक्र करके अपने आप को ये कह के कि वो हमेशा एक ही रेलगाड़ी के मुसाफिर रहे हैं, वो रेलगाड़ियाँ अपनी नहीं बदलेंगे, उन्होंने उन तमाम मुस्लिम लीग के पुरानी क़यादत जो है उनको एक आवाज़ दी है जो कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग के अंदर जो क़यादत की दौड़ है उसमें वो ये जो जूनियर तबका है जो कि मरियम नवाज के ज़्यादा करीब समझा जाता है, उनकी असेंडेंसी की वजह से थोड़े परेशान हैं, थोड़े नाला हैं, तो वो उनकी सब आवाज़ बनकर उभरे हैं। तो जहाँ ये अपनी पूरी सियासी जिद्दोजहद का तस्करा कर रहे थे, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं PMLN के लिए, उसका भी इन्होंने जिक्र किया। उसके साथ साथ जब वो ये कहते हैं कि जो लोग बहुत फुर्तियाँ दिखा रहे हैं आजकल वो ओहदे चाहते होंगे, वो तो वज़ीर आज़म वाले गेम में शामिल ही नहीं है। जबकि जो बातें सामने आ रही थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जो तज्ज़िये किए जा रहे थे उसमें साफ जाहिर था कि ये नाराज़गी कौन वज़ीर आज़म बनेगा इस गेम के लिए है, लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो उस गेम के अंदर शामिल नहीं है। फुर्तियाँ दिखाने का के जो जुमले उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो उसी ग्रुप के लिए कि अब हम उसको ग्रुप ही कहेंगे क्योंकि PMLN में ग्रुप बन रहा है। जी बिल्कुल, उनको ग्रुप कहा जा सकता है अब। और ये जो उनकी तरफ उनका इशारा था, उस इशारे के ज़रिए उन्होंने जहाँ तमाम पुराने मुस्लिम लीगियों के लिए वो एक आवाज़ बनकर उभरे हैं, उसके साथ ही उन्होंने अपने लिए एक जगह बनाई है, अपने लिए एक स्पेस क्रिएट की है कि हाँ जी, फैसला जब आया आपके हक़ में आया तो मैं तब भी छोड़ दूंगा, आपके ख़िलाफ़ आया तो हुकूमती ओहदे और सियासत, उस तरह से एक्टिव सियासत, नेशनल असेंबली की मेंबरशिप वो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं चट्टान की तरह आपके साथ खड़ा रहूँगा। लेकिन जब वो चट्टान की तरह खड़े रहने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि अगर वज़ीर आज़म को कई मरतबा उन्होंने मुखातिब किया और फिर एक बार मुखातिब करते हुए ये भी कहा कि फ़ैसला अगर आपके ख़िलाफ़ आ जाता है तब भी खुद को मत देखिएगा, मुल्क का जो मफाद है उसको सामने मद्देनज़र रखिएगा। हाँ, देखिए ये तो उनकी एक पोजीशनिंग है, जो अपने आप की वो पोजीशनिंग कर रहे हैं। मैं चौधरी निसार जैसा सियासतदान जो है ना जी, वो सियासत उसी वक्त छोड़ता है जब वो इस दुनिया को छोड़ता है, उससे पहले वो सियासत जो है वो नहीं छोड़ती। जिसने सारी उम्र सहाफ़त की है ना, वो मरते दम तक सहाफ़ी रहता है, और सियासत के बारे में भी यही कहा जा सकता है। उन्होंने अपने लिए एक ऐसी स्पेस क्रिएट की है। सियासत नहीं छोड़ेंगे, क्या जमात छोड़ सकते हैं? देखिए, जमात उनको शायद छोड़नी ना पड़े, और इसका इशारा भी उन्होंने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है कि अगर फैसला आपके हक में आया तो भी आपके लिए ख़तरा है, आपके ख़िलाफ़ आया तो भी आपके लिए ख़तरा है। दोनों सूरतों में मुस्लिम लीग नवाज के इत्तेहाद के ऊपर उन्होंने जोर दिया। वो उनकी जानिब से ये इशारा था कि दोनों सूरतों में आपकी पार्टी टूट सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ आया तो उस वक्त की सियासी सूरत हाल के मुताबिक मैं फ़ैसला करूँगा। तो उस वक्त हो सकता है ना, सियासी सूरत हाल ऐसी पैदा हो जाएगा नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ अगर फ़ैसला आता है कि
मुस्लिम लीग को एक अल्टरनेटिव लीडरशिप की तलाश हो, और वो लीडरशिप जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब का जो करीबी हल्का बना हुआ है उसमें आपको ना मिले, उसमें मुस्लिम लीग को अपनी वो क़यादत ना मिले। और ऐसे में चौधरी निसार साहब ने अपने आप को इतनी खूबसूरती से पोजीशन किया है पाकिस्तान की सियासत में कि अब पनामा केस का फैसला खा कुछ भी हो, वज़ीर आज़म उस फैसले में सुरखरू हो या ना हो, चौधरी निसार साहब ज़रूर उस फैसले के बाद सुरखरू होंगे। अच्छा, चौधरी निसार साहब अपने फैसलों के मामले में बड़े सख्त माने जाते हैं। बहुत कोशिशें की गई, सरतोड़ कोशिशें की गई, शहबाज शरीफ साहब की जानिब से भी, और दूसरे जो वज़रा थे वो भी उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे थे। बड़ी तवील मुलाकातें हुई कि किसी तौर पे मना लें। अपनी गुफ्तगू में चौधरी निसार साहब ने यह भी कहा कि दोस्ती का जबर बर्दाश्त किया, कि वो फैसला जो वो इतवार को ऐलान करने वाले थे, पीर को ऐलान करने वाले थे, इंतहाई फैसला जो था, वो उस फैसले से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ आए और आकर उन्होंने अब उसको पनामा फैसले से जोड़ दिया है। वो शायद यही फैसला था। तो आपको लगता है कि ये फैसला बदल सकता है? पनामा का फैसला तो जो भी होगा, चाहे वो खिलाफ आए या उनके हक में आए, चौधरी निसार अपने फैसले को नहीं बदलने वाले। ये फैसला नहीं बदलेगा, क्योंकि ये फैसला नाराजगी, जैसे मैंने पहले कहा, ये फैसला नाराजगी में किया गया फैसला नहीं है। नाराजगी में किया गया फैसला हो तो इतने बड़े मुतब्बिर लीडर मुस्लिम लीग नवाज के अगर उनको मनाने आए हैं, प्राइम मिनिस्टर के भाई उसके अंदर शामिल थे, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी हैं, उनके पुराने साथी उसके अंदर शामिल थे, तो वो नाराज़गी ख़त्म भी हो सकती थी। ये फैसला बड़ा सोची समझी सियासी फैसला है, इसलिए इसके अंदर तब्दीली नहीं आएगी। इस फैसले का अंजाम एक ही है कि अगर ऊपर की सतह के ऊपर कोई जगह बनी, नवाज शरीफ साहब के अलावा किसी की जगह बनी, तो वो चौधरी निसार की जगह बनी। चौधरी निसार साहब ने अब जो पोजीशनिंग की है बकौल आपके, अगर उन्होंने जो टारगेट किया हुआ है वो उसको अचीव नहीं कर पाते, तो फिर सियासी करियर कहाँ रह जाता है चौधरी साहब का? देखिए, ये बड़ा नामुमकिन है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आपको याद होगा जब भी फ़ौज बदलती थी पाकिस्तान की माजी में हुकूमतें, तो कभी हम मोइन कुरैशी साहब का सुन रहे होते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके पास तो पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड भी नहीं है और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म उनको बना दिया गया। फिर कहीं से एक बैंकर, जिनका शायद अब नाम भी मुझे याद है, शौकत अजीज़ साहब थे, उनको ढूंढ के लाया जाता था पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा के लिए। तो पाकिस्तान में अंदर क़यादत का एक फुकदान तो है। जब तक क़यादत का ये फुकदान रहेगा तो मैं समझता हूँ कि बाकी हमारी जितनी भी सियासी क़यादत है, चौधरी निसार साहब उससे कुछ कम ज़हीन नहीं हैं, और वो अपनी कोई ना कोई जगह उसके अंदर बना ही लेंगे। और जब वो अपनी जगह बना भी रहे होंगे, उस वक्त भी शायद हमें उनसे यही सुनने को मिले कि मैं तो बिल्कुल ये नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पर दबाव इतना ज़्यादा था कि मेरे पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं रहा। ये मुश्किल है कि मुस्तकबिल में चौधरी निसार जैसे सियासतदान की कोई जगह ना हो पाकिस्तान में। हाँ, अलबत्ता कोई ऐसी सूरत हाल बन गई जिसके अंदर सियासत एक गेम ऑफ चेस है, उसके अंदर पांसा किसी वक्त पलट भी सकता है। कोई ऐसी चीज़ होगी जिसका जो उन्हें बिल्कुल एंटिसिपेट नहीं किया हुआ था। तो ये वो रिस्क है, ये सियासत का वो सट्टा है जो कि हर सियासतदान को किसी ना किसी वक्त खेलना पड़ता है, तब यकीनन उनका करियर जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच सकता है। फ़िलहाल इस वक्त पाकिस्तान की सियासत जिस तरह से सियासी बसात जिस तरह से बिछी हुई है, लगता नहीं है कि उनकी लेकिन जगह। आज चौधरी साहब ने जो सट्टा खेला है, आज उन्होंने जो फैसला किया है, और उनकी गुफ्तगू के दौरान बार बार वज़ीर आज़म को मीडिया के ज़रिए मुखातिब करना, इससे जाहिर हो रहा था कि वज़ीर आज़म और चौधरी साहब के दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप तो है। क्या वो कम्युनिकेशन गैप दूर नहीं होने वाला, जिसकी वजह से वो मीडिया के थ्रू मुखातिब कर रहे थे? मुलाकात के बारे में जो कहा जा रहा था, 1-on-1 मुलाकात मुस्तकबिल करीब में देख रहे हैं कुछ? किसी भी लीडर और उसके मातहत जो लोग होते हैं, जो एस्पायरिंग लीडर्स होते हैं, जो डेप्यूटी लीडर्स होते हैं, उनके दरमियान जब इख्तलाफात बढ़ जाते हैं, जब दूरियाँ बढ़ जाती हैं, तो कुछ अरसे तक तो वो इम्कान अपनी जगह पर मौजूद होता रहता है कि वो दूरियां ख़त्म की जा सकें, वो इख्तलाफात ख़त्म किए जा सकें। लेकिन जब एक अरसा वो इख्तलाफात अपनी जगह पर कायम रहते हैं, तो फिर एक ऑल्टरनेट सोच पैदा होना शुरू हो जाती है। लीडरशिप में भी एक दूसरी सोच पैदा होना शुरू हो जाती है कि क्या मैं शख्स के बगैर नहीं गुजारा कर सकता, और जो मातहत होता है उसके अंदर भी एक सोच पैदा होना शुरू हो जाती है कि क्या ये लीडर वाकई ऐसा लीडर है जिसको मैंने जितनी वफादारी दिखाई है उसी वफादारी के साथ उसके साथ चलता रहूँ। जब ये सोच पैदा होना शुरू हो जाती है रनाचा, तब बहुत मुश्किल होता है उन इख्तलाफात को ख़त्म करना। और आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लग रहा था कि ना सिर्फ ये सोच उनके दिमाग में पैदा हो चुकी है, बल्कि जड़ें भी पकड़ चुकी हैं। ये तमाम तर जो इख्तलाफात थे, इसका एक अहम पहलू जिस पर बात भी उन्होंने की, एक तो डॉन लीग्स का मामला था, फिर दूसरा फ़ौज के मामला।
सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप से मुतालिक उनका कहना था कि मैंने हमेशा उसमें तवाज़ुन रखने की कोशिश की और इसमें कोई शक नहीं है, सबको मालूम है कि वो ये किरदार अदा करते रहे हैं, लेकिन फ़ौज को लेकर उन पर इल्ज़ामात भी बहुत लगते रहे हैं। आज उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि सूरत हाल और मामलात इस वक्त बड़े गंभीर हैं। तो वाकई सिविल मिलिट्री जो टेंशन है वो अभी तक जारी है और वो इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि चौधरी निसार साहब को भी खुलकर इजहार करना पड़ा। ये जो उन्होंने आज एक बड़ी फ़िक्रमंद कर देने वाली बात, सबको फ़िक्रमंद कर देने वाली बात की है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर उनको मिलाकर कुल 5 लोग हैं, जिनमें से उनके अलावा 2 सिविलियन हैं और 2 फ़ौजी हैं, जो कि असल में जानते हैं कि पाकिस्तान किन ख़तरात में घिरा हुआ है और पाकिस्तान को किस तरह से पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। ये बात उन्होंने हुकूमत के बारे में नहीं की है, उन्होंने किसी सियासी जमात के बारे में नहीं की, उन्होंने रियासत के बारे में की है। अब ये और इस बात से नाजिया उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं कि वो कौन से 2 फ़ौजी हो सकते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक आर्मी चीफ हो सकता है और एक DGISI हो सकता है। सिविलियंस की तरफ से एक प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, एक चौधरी निसार खुद हैं, ये तीसरा कौन है जिसको इन मामलों के बारे में पता है। और अगर वाकई ख़तरात इस कदर संगीन हैं तो सियासी एतबार पर या रियासती सतह के ऊपर क्या किया जा रहा है उनसे निमटने के लिए। सो एक लिहाज से उन्होंने ये तनकीद, इसको तनकीद भी समझा जाना चाहिए वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की क़यादत पर कि उन्होंने इतने संगीन हालात में भी ना तो कौम को एतमाद में लेने की कोशिश की है, ना नेशनल असम्बली को एतमाद में लेने की कोशिश की है और ना ही अपनी जमात को, और इस हद तक इन सारी चीज़ों को महदूद रखा है कितने छोटे तबके में कि उसमें पूरे इस बहुत बड़ी आबादी वाले मुल्क में से सिर्फ 5 लोग हैं जो कि उनकी असलियत से अभी जबकि हम ये सारी गुफ्तगू डिस्कस ही कर रहे हैं, वज़ारत दाखिला की जानिब से कुछ बयानात आए हैं और उस बयानात में ये कहा जा रहा है कि जो चौधरी निसार जिस इस्तीफ़े का जिक्र कर रहे थे वो इस्तीफ़ा अभी उन्होंने देने का ऐलान नहीं किया है। उन्होंने ये कहा है कि वो पहले उन्होंने फ़ैसला किया था। तो ये अब दोबारा इस किस्म की गुफ्तगू या इस किस्म के बयानात आने का क्या मकसद हो सकता है? अगर आपके मुल्क के अंदर 25 चैनल चल रहे हैं तो जाहिर है कि 25 इंटरप्रिटेशंस भी होंगी और 25 मुख्तलिफ तरीके भी होंगे इनकी बात को समझने के। वो अपनी बात में बहुत ज़्यादा वाज़ेह थे। उन्होंने कहा कि जब ये सब लोग जिनको उन्होंने अपना दोस्त कहकर पुकारा, बड़े शफीक दोस्त कहकर पुकारा, जब उन्हें उन लोगों से मिलने उनसे जब ये सब लोग मिलने आए तो उससे पहले वो एक इंतहाई फ़ैसला कर चुके हुए थे और शायद वो इंतहाई फ़ैसला यही था कि वो फौरी तौर पर अपने ओहदे से भी और सियासत से भी और नेशनल असम्बली से भी इस्तीफ़ा दे देंगे और रिटायर हो जाएंगे। जो सियासत से रिटायर अब उन्होंने पनामा केस का फैसला आने के बाद होना है वो फौरी तौर पर कर लेंगे। लेकिन उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सयाह व सबाक से हटकर कोई बात की गई हो, उनकी अपनी गुफ्तगू है उन्होंने कही। उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की इस वक्त मुलाकात भी जारी है। ऐसे में वज़ारत दाखिला की तरफ से ये वजाहत सामने आ रही है। मेरा ख्याल है पैनिक एक जो इनिशियल रिस्पांस होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ से वो हर जानिब से एक पैनिक रिस्पांस होगा। आज एक बड़े अरसे के बाद मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दी 8 o'clock टॉक शो, जो 8 बजे हमारे टॉक शो शुरू होते हैं, क्योंकि उस वक्त भी आपको एसेंशली एक पैनिक रिएक्शन मिलेगा हुकूमती हलकों की जानिब से भी और अपोजिशन की जानिब से भी एक इंस्टिंक्टिव। लेकिन हुकूमती हलकों की जिनकी आप बात करें, क्योंकि अभी ये मुलाकात चली रही है तो उसके बाद ये भी बातें सामने आई हैं कि तमाम वज़रा को और नून लीग की जो क़यादत है उसको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर रद्द-ए-अमल से रोका गया है कि वो किसी किस्म का रिस्पांस अभी फ़िलहाल ना दें और वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से भी इसकी वजाहत आ रही है। इतनी वजाहत के साथ बात की है चौधरी निसार ने, उसके बाद किसी किस्म की कन्फ्यूजन क्रिएट करना हुकूमती हलकों की जानिब से की जा रही है या चौधरी निसार की बात में ही कोई ऐसी वो कहना कुछ चाह रहे थे और सुना कुछ गया? ये ऐन मुमकिन है कि ये स्ट्रिक्टली एक ब्यूरोक्रेटिक ऐसी चीज़ हो कि किसी ने कुछ सुन लिया हो किसी टीवी के ऊपर, उसकी वजाहत करना उन्होंने ज़रूरी समझा हो, या चौधरी निसार के अपने अहकामात हों कि भाई ये चैनल वाले अब इसको इस तरह से बयान कर रहे हैं तो आप ये मेरी तरफ से मज़ीद वजाहत आप दे दीजिए। जहाँ तक हुकूमत का ये फ़ैसला है कि इसके ऊपर फौरी रद्द-ए-अमल कोई ना दे, मेरा ख्याल है इस वक्त हुकूमत के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। वो थोड़ा सोचना चाहेंगे इसके बारे में, इसको परखना चाहेंगे उनकी तकरीर का और फिर कोई फैसला करेंगे। ये तो सियासी बुर्दबारी है हुकूमत की जानिब से, एक अच्छा इकदाम है कि अगर अचानक से तमाम वज़रा ने बोलना शुरू कर दिया तो जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है जिसका इज़हार चौधरी निसार ने खुद भी कहा था कि सियासत के अंदर जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं, जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, वो बड़ी काबिल मज़म्मत है।
तो ये तो एक अच्छी बात है कि PMLN इस बारे में ये फैसला कर रही है कि फ़िलहाल कोई रिस्पांस ना दे, लेकिन चौधरी निसार साहब ने जो बात कही वो बहुत वाज़ेह कही। अभी मीडिया ने उसको एक्सप्लेन करना नहीं शुरू किया, उस पर बात करना, हम बात भी अगर कर रहे हैं तो जो बात उन्होंने कही हम टू द पॉइंट उसी पर बात कर रहे हैं। तो वो तो कह चुके हैं कि पनामा का फैसला जैसे ही आएगा, चाहे वो हक में हो या मुखालफत में, मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो हुक्मरान जमात के साथ जो है वो किसी सियासी या किसी सरकारी ओहदे पर की सतह के ऊपर वो उनके साथ नहीं होंगे, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बड़े वाज़ेह तरीके से कहा कि अगर ये फैसला खिलाफ आता है मियां नवाज शरीफ के, तो वो सियासी सतह के ऊपर एक किसान की तरह उनके साथ खड़े होंगे। मेरा ख्याल है इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जाते जाते नाजिया आपकी इजाज़त से मैं सिर्फ एक बात कह रही हूँ, मेरी पर्सनल फेवरेट स्टेट जो जुमला था उनकी आज की लंबी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ये था कि उन्होंने ये सिफारिश भी की है वज़ीर आज़म साहब से एक दफ़ा में कानून बनाएं जिससे खुशामद पर पाबंदी लग जाए और उसका आगाज काबीना से हुआ जा सके। ये बहुत पहले उन्होंने किसी तो मैं भी ये कहना चाहूँगा कि अगर और कोई बात उनकी माने और अब मान ले, अब उनकी नाराजगी के बाद ही माने। बहुत शुक्रिया आमिर साहब हमारे हमरा थे, और चौधरी निसार की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो खासे नाराज भी रहे और नाराजगी की जो वजूहात थी, पनामा का फैसला आने के बाद उनका ये कहना था कि वो वजारत से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। इस पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी ही रहेगा। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। हो चुके हैं, 5 दिन गुजर गए हैं और सियासी हलकों में इस फैसले का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चौधरी ये फैसला और भी ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। कल PTI चेयरमैन इमरान खान ने अदालत से जल्द अज जल्द ये फैसला सुनाने की इस्तदा भी की थी, लेकिन आज इस सारे मामले में बड़ी अहम डेवलपमेंट कोर्ट की कॉज लिस्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक 31 जुलाई के बाद पनामा बेंच के 2 रुकन जजेस 11 अगस्त तक दस्तयाब नहीं होंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन आइंदा हैं, जबकि जस्टिस अजमत सईद लाहौर रजिस्ट्री में केसेस की समाअत करेंगे, यानी वो अगले 10-12 दिन इस्लामाबाद में मौजूद नहीं होंगे। पनामा अमल दरामद केस सुनने वाले जज जस्टिस एजाज अफजल दस्तयाब होंगे। अब इस कॉज लिस्ट के सामने आने के बाद एक नई बहस छिड़ी है। 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, या तो पनामा केस का फैसला कल ही है, फाइंडिंग्स लिखी जा चुकी हैं, तो एन मुमकिन है कि कल फैसला आ जाए। दूसरा ऑप्शन भी है और वो ये है कि ये फैसला मजीद 15-20 रोज के लिए डिले कर दिया जाए। जस्टिस अजमत एहसन की वापसी के बाद ये फैसला सुनाया जाए। लेकिन इस सारे मामले में तीसरा ऑप्शन, और वो ऑप्शन इस वक्त जेर बहस, ये कि क्या किसी केस का फैसला सुनाने के लिए बेंच का मुकम्मल फैसला महफूज कर लिया गया है, उसकी फाइंडिंग्स लिखी जा चुकी हैं और उस पर जजेस के दस्तखत भी मौजूद हैं, तो क्या बेंच का एक जज भी ये फैसला सुना सकता है। लेकिन इस ऑप्शन भी हैं, अलबत्ता फिलहाल ये 3 ऑप्शंस इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं और मुसलसल इस पर बात भी हो रही है। ये फैसला सिर्फ हुकूमत ही नहीं, ऑपोजिशन के मुस्तकबिल के लिए अगर मनी ट्रेल और मुनासिब शवाहिद पेश करने में नाकामी पर इस केस में वज़ीर आज़म को नाअहल किया जाता है, तो इमरान खान की नाअहली के लिए भी दबाव बढ़ेगा, क्योंकि जब से पनामा है इमरान खान की ऑफशोर कंपनी का मामला गर्म है। और सियासी हलकों में अब ये बात भी की जा रही है कि अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नाअहल होते हैं तो ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का भी इस हवाले से बयान ज़ेरे गर्दिश है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक शख्स को नाअहल करार देती है और दूसरे को छोड़ देती है। तो ये तमाम तर सूरत हाल, इस पर हम बात करेंगे। हमें माहिर कानून अली अहमद कुर्द साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया कुर्द साहब। सबसे पहले तो आज की सबसे अहम खबर, चौधरी निसार साहब ने कह दिया है कि और इस केस को इस केस का जो फैसला है सबको ही बेसब्री से इसका इंतजार है, लेकिन कॉज लिस्ट जो सामने आई उससे लग रहा है कि फैसला कल आया तो ठीक, नहीं तो 10-15 दिन और। आप क्या देख रहे हैं, फैसला आने का कोई इम्कान है? देखिए, जब मामला बिल्कुल उसमें आ जाए कि बहुत बड़ी अक्सरियत से मेरी मुराद बिल्कुल क्लियर कट दो हिस्सों में जो है तकसीम हो चुका है, और उस लिहाज से इस तकसीम की बुनियाद पे तमाम पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, करोड़ों, इस वक्त नजरें जो है पर सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं। इससे पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा कई महीनों तक, फिर 2 महीने GIT की जो सूरत हाल रही, साफ ज़ाहिर है लोगों की एक तवज्जो, एक तजस्सुस तो मौजूद है कि देखें सुप्रीम कोर्ट क्या होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त इस मुल्क के सबसे जो चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव है और स्टेटस का फैसला होने जा रहा है,
तो अभी तक तो शायद कल फ्राइडे को जो है अनाउंसमेंट होगी, और अगर नहीं होती है तो जैसे लग रहा है 8, 10, 12 दिन के, मैं कहता हूँ इसमें ये मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि लोग बड़ी बेचैनी से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसमें जज्बात का अमल जल्दी अगर ये अनाउंसमेंट हो सकती है। ठीक है कोच साहब, कुछ एक टेक्निकल क्वेश्चन है कि फैसले की फाइंडिंग लिखी जा चुकी है, लेकिन अब तक इस तरह की कोई इतलात नहीं है कि फैसला लिखा गया है या नहीं। अगर है तो क्या ये मुमकिन है कि एक ही दिन में फैसला लिख लिया जाए? नहीं, एक दिन में तो नहीं। देखें, इसमें दो सूरतें होते हैं। एक तो अनाउंसमेंट बाई शॉर्ट ऑर्डर होता है, तो उसमें शॉर्ट ऑर्डर में जो है 3, 4, 5 का ऑर्डर होता है, वो उसमें जो कंक्लूडिंग पैरा होता है वो सुना दिया जाता है, वही जो कि वो ये फैसला होता है, और बाद में जो डिटेल फैसला है वो बाद में लिखा जाता है। मगर अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर वो पहले उनकी एक बैठ के होती है कि बैठ के वो एक कंसेंसस पे पहुँचते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए या क्या कानूनी और आईनी तौर पे हो सकता है, तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ एक दिन में शॉर्ट ऑर्डर सकता है, मगर डिटेल्ड ऑर्डर जिसकी आप बात कर रहे हैं, अमूमन इस तरह के केसेस में कितना वक्त लग जाता है? हजारों सफ़ात पर मबनी तो शवाहिद पेश किए गए हैं इस केस के अंदर, जिस साहिबान को देखना है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला करने जा रही है, और जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम मियां साहब जो कोई चीफ एग्जीक्यूटिव हैसियत है उनकी, उसमें तो फिर ऐसे हर जो भी पीस ऑफ जो भी मटेरियल है उसको तो बिल्कुल बहुत माइन्यूटली उसको एग्जामिन नहीं करेंगे, और सरसरी अंदाज में अगर आप उसको लेके चलेंगे तो इसका मतलब ये तो इंसाफ नहीं होगा। तो और इतनी बड़ी अगर एक बहुत बड़ी जो है मटेरियल या जिसको वो बतौर एविडेंस पेश कर रहे हैं, हम वकीलों के नज़दीक हम उसको एविडेंस तस्लीम नहीं करते, तो बहरहाल जो कुछ से और उसको हर पहलू से देखना लाजिम होगा, नहीं तो अगर जो भी फैसला होगा उसमें मैं समझता हूँ कि कानूनी तौर पे काफ़ी जोल मौजूद होगा। कुछ लीगल फैसला लिखा जा चुका हो और उस पर जजेस के दस्तखत भी मौजूद हों, तो फैसला सुनाने के लिए जो पूरा बेंच है उसका मुकम्मल होना ज़रूरी नहीं होता, कोई एक जज भी ये फैसला सुना सकता है। क्या ऐसा मुमकिन है? जिस किस्म का ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और जैसे मैंने अर्ज किया कोई 12-15 महीने से सुप्रीम कोर्ट और कोई नहीं पे तवज्जो मरकूज किए हुए, इसलिए तो बेंच इसलिए इस फैसले के अनाउंसमेंट के लिए तो पूरे बेंच को बैठना लाजमी है। ये तो मैं समझता हूँ ये बेहतर सूरत हाल इसको अनाउंस करें, ये ना ऐसे होगा ना ऐसा होना मुनासिब लगता है और ना ये अच्छा लगेगा। इस पर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कल इमरान खान साहब ने जजेस से कहा कि इसकी इस्तदा की उन्होंने, लेकिन ऑपोजिशन इस बयान को सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेशन से भी जोड़ रही है। इसी तरह से होता है, इस किस्म के बयान होते हैं डिक्टेशन करार दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपने किया, आप सुप्रीम कोर्ट के पास गए, जो आपके वकील गए, जो आप अनाउंसमेंट जो आप आर्गुमेंट्स कर सकते थे, जो मटेरियल पेश कर सकते थे, आपने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को ये इस लिहाज से ये कहना कि फैसला जल्दी होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। ये तो जजेस का काम है कि वो बेहतर समझते हैं। लेकिन जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही है कुर्ट साहब, अगर इस केस में वजीर आजम नाअहल होते हैं, मनी ट्रेल देने में नाकामी पर नाअहली होती है, तो इमरान खान को भी बिल्कुल उसी तरह की सिचुएशन का सामना है, वो भी अभी तक मनी ट्रेल जमा नहीं करा सके, तो वजीर आजम की डिस्क्वालिफिकेशन, उसके बाद इमरान खान के खिलाफ भी फैसला क्या इसी तरह का होगा? लेकिन ये मेरी अपनी एक राय है, और मैं बिल्कुल इस राय पे शुरू से मैं इसमें इसी राय का हूँ कि देखें ये एक सुप्रीम कोर्ट के 3 जुरिस्डिक्शंस हैं। एक उसको हम कह सकते हैं कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो 186 के आर्टिकल 186 के तहत है, फिर अपेलेट जुरिस्डिक्शन है 185 के तहत, फिर जो जुरिस्डिक्शन है वो 184(3) के तहत ये मैटर जो है टेकअप किया गया, और इस मैटर को ये मैटर जो है मेंटेन हुआ। मैं शुरू से ये कहता था कि ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, ये आईनी और कानूनी तौर पे इस पिटीशन का इसका इंटरटेन होना मैं समझता हूँ कि सही नहीं हुआ है। जब अब ये पॉलिटिकल क्वेश्चन को आप ले गए हैं, और उसके बाद अगर मियाँ साहब जो कि
वो नाअहल होते हैं तो लाजमन उसका असर जो है इस वक्त इमरान खान की पिटीशन, नाअहली की पिटीशन, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश है, उस पर तो असर होगा। तो इसका मतलब ये फैसले जो भी होंगे इसका इस हमारे मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसके बहुत ही गहरे असरात होंगे। और एक वैसे भी आम आदमी या वकला इस बात को पसंद नहीं कर रहे हैं कि सुबह ये इलेक्शन कमीशन हमने बनाया किस लिए, ये तमाम क्वेश्चंस इलेक्शन कमीशन के पास होने चाहिए थे और उनके पास ये तमाम इख्तियारात हैं और ये जितने भी इलेक्शन डिस्प्यूट्स हैं वो इलेक्शन कमीशन के जो रिजर्वेशन में आते हैं। अगर अब सुप्रीम कोर्ट ने ही ये बेड़ा उठा लिया है, पहले गिलानी साहब को घर भिजवाया, अब अगर मियाँ साहब को भिजवाते हैं और कल इमरान खान को नायल करते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे मुल्क के अवाम की जो मैंडेट है उसकी ये मैं समझता हूँ कि तो उसकी नफी है और किसी और बहुत बड़े हद तक सियासी तौर पर, आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर आप किस तरह देख रहे हैं? कोई नई तारीख रकम कर सकेगा ये फैसला? नहीं, देखिए ना, बात तो फिर मैं ये कहता हूँ कि ये क्वेश्चनेबल एक बात है कि आया सुप्रीम कोर्ट अगर ये सिलसिला, जैसे अभी मैंने अर्ज किया कि अगर ये सिलसिला शुरू हो गया कि आप लोगों से इलेक्शन में वोट लें और मैंडेट हासिल करें और उसके महीने 4-6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट को आपको नाअहल कर दे, तो इसके असरात तो होंगे। आप असरात नहीं देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो है मुकम्मल तौर पर जो है 2 सेक्शंस में जो है तकसीम हो और उनके अंदर बहुत ज़्यादा इश्तियाल आ गया है, हिजान मौजूद हो गया। और मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल क्लैश पे जाएगा और एक दूसरे के गिरबान में हाथ डाले जाएंगे। तो ऐसे सूरत में मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को ये अच्छा काम, सुप्रीम कोर्ट जो लोगों को इंसाफ देने के लिए बनाई गई है, अदालतों का काम सिर्फ यही है और इंसाफ देने से माशरा मजबूत होता है और मुल्क सियासी तौर पर उसकी जो है एक बहुत बड़ी अच्छी पहचान और एक बड़ी अच्छी शिनाख्त होती है। बगैर हमारी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की वजह से लोग एक दूसरे के गिरबान पे हाथ डालेंगे तो मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत गलत होगा और ये सियासी तौर पे पाकिस्तान में लोगों साहब माहिर कानून हमारे हमरा थे। पनामा का फैसला जो कि बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है, उसके सियासी तौर पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, हमने इस पर गुफ्तगू की। एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद कुछ और अहम स्टोरीज आपसे शेयर करेंगे। कीप वॉचिंग न्यूज़ आवर विद नाजिया। वेलकम बैक। अमेरिका पूरी दुनिया में इंसानियत की अलमबरदारी का दावा करता है। सालों से अमेरिका की जानिब से दुनिया भर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की जा रही है, आवाज़ें भी उठाई जाती रही हैं, लेकिन अब उसके अपने मुल्क में ख्वाजा सराओं के बुनियादी हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ख्वाजा सराओं की फ़ौज में भर्ती पर फिर से पाबंदी लगाई है, जिसके बाद अब वो फ़ौज के किसी भी शोबे में खिदमात अंजाम नहीं दे पाएंगे। इससे पहले भी ख्वाजा सराओं की फ़ौज में भर्ती पर पाबंदी थी, लेकिन सदर ओबामा ने इस पॉलिसी को तब्दील किया था। ख्वाजा सराओं को फ़ौज में आज़ादाना काम करने की इजाज़त दी थी। अलबत्ता ट्रंप इंतज़ामिया के आने के बाद से इस फैसले पर अमल दरामद को 6 माह के लिए रोका गया, जिसके बाद अब 6 माह का अरसा मुकम्मल हुआ और उसके बाद सदर ट्रंप ने इस पॉलिसी पर अमल से इनकार कर दिया। फ़ौज में ख्वाजा सराओं की भर्ती पर पाबंदी को बहाल किया गया है और इस हवाले से उन्होंने ट्वीट्स भी किए हैं, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि ये फैसला उन्होंने फ़ौजी माहिरीन से मशवरा किया और उसके बाद किया गया, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पैसे, मेडिकल के अखराजात और मसाइल भी पैदा होंगे। हालांकि हकीकत में इस पर सिर्फ डिफेंस हेल्थ केयर बजट में बमुश्किल 20 से 80 लाख डॉलर का इजाफा होगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का ये इक़दाम उनकी इंतखाबी मुहिम में किए गए वादे के भी मुनाफी है, जिसमें उन्होंने ख्वाजा सराओं के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया था। अलबत्ता अब तक ये तय नहीं हुआ है कि इस फैसले का अमरीकी सराओं पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अमरीकी फ़ौज में इस वक्त 4 से 10 हज़ार के करीब ख्वाजा सरा हाजिर सर्विस हैं और ट्रंप के इस इक़दाम पर उन्हें के अंदर ही तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। आज के इस प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। कल कुछ और खबरों के साथ आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाजिया। करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। स्टेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? Islamic terror against German